नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एक बार फिर से एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मोदी ने कैसे टर्की की राजनीति छीन ली है, टर्की का खेल खत्म कर दिया है, अपने दोस्त की मदद की है और कैसे बांग्लादेश बॉर्डर पे खड़े कर दिए हैं 1400 भीष्म टैंक। और अब मोदी जी इथियोपिया क्यों गए थे, इसकी वजह भी सामने आ गई है। या यूं कहिए कि मोदी जी का इथियोपिया विजिट, उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। अच्छा, हम तो ये सुन रहे थे कि भारत के पड़ोस के नक्शे बदले जाएंगे, लेकिन मोदी जी देखिए, उन्होंने कहाँ-कहाँ के नक्शे बदल दिए हैं। यानी कि सोमाली लैंड बन गया है और दुनिया देखती रह गई। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके बहुत ही पसंदीदा स्पीकर, कैलिफोर्निया से जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए, इसके बारे में बहुत लंबे समय से बातचीत चल रहा था और 30 साल से वो जगह इंडिपेंडेंट ही है एक तरीके से। और इथियोपिया को सी एक्सेस नहीं था गल्फ ऑफ एडन का। तो जब मोदी जी गए तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से अब इसका इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होगा, क्योंकि इसका जरूरत थी और हो गया। वो उसको रिकॉग्नाइज करना था। अब सोमालिया का पुंटलैंड भी रिकॉग्नाइज होगा। पुंटलैंड विल बी सेपरेट लैंड और तीसरा पार्ट होगा सोमालिया। तो उससे अमेरिका को भी फायदा है, इजराइल को भी फायदा है और भारत को भी फायदा है। अमेरिका को फायदा इसलिए है कि उन्होंने इल्हान ओमार को चुप करा दिया। इजराइल को फायदा इसलिए है कि उसको एक बेस मिल गया। अब वहां से वो इजिप्ट को कंट्रोल कर सकता है, वो उसको बहुत जरूरत थी। साथ में इथियोपिया का फायदा ये है, इथियोपिया बहुत ही अच्छा कंट्री है, पीसफुल है, लेकिन उसके आसपास के जितने भी बदमाश देश हैं वहां पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंक्लूडिंग इजिप्ट, इंक्लूडिंग सोमालिया, इंक्लूडिंग सूडान, इंक्लूडिंग लीबिया। ये सारे अरब देश उसको प्रॉब्लम करते हैं। तो मोदी जी ने उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर करके उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, प्लस उसको सी एक्सेस भी मिल गया। तो इस तरह इसे विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ये पहला ऐसा डिसीजन है जिसमें सभी लोग खुश हैं। यहां तक कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अभी जैसे टर्की तो रोता ही रहता है, टर्की का काम कुछ और है। टर्की इज द पाकिस्तान ऑफ दैट एरिया। तो टर्की को कोई इज्जत नहीं देता। और आपका दूसरा सऊदी अरेबिया को रोना ही था, क्योंकि सऊदी अरेबिया का खुद का कुछ है ही नहीं। तो दैट इज जस्ट ए ड्रामा। एक बार अमेरिकन फोन आएगा, उसके बाद सऊदी भी चुप हो जाएंगे, नहीं तो मोदी जी फोन कर देंगे, माय ब्रदर एमबीएस, बस काम खत्म। तो इसीलिए ये जितना भी डिप्लोमेसी जो पिछले 10 साल का 11 साल का भारत ने किया, उसका आउटकम है कि एक वेस्ट एशिया में थोड़ा पीस के चांसेस अब दिख रहे हैं। एंड सऊदी और कतर ने बयान जारी किए हैं, उन्होंने इजराइल की निंदा की है। साथ में उन्होंने सोमालिया के लिए जो है बहुत सारी बातें भी की हैं उन्होंने। तो कुछ कर नहीं सकते, बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। सऊदी अरेबिया में तो खुद ही इजरायली प्लेन्स खड़े होते हैं। F-15 का पूरा बेस सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो क्या ये मतलब ये अपने लोगों को बस दिखाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कतर का क्या इंपॉर्टेंस है? कतर की कोई सॉवरेंटी तो नहीं है। जब मर्जी इजराइल बॉम्ब करके जाता है, फिर सॉरी बोलता है, बोलता है हमने आपको टारगेट नहीं किया, हमने एक घर को टारगेट किया कतर के अंदर। ये तो ऐसे अटैकिंग कतर ना। तो सॉवरेंटी तो उनका कुछ है ही नहीं, ना सऊदी अरेबिया का सॉवरेंटी है, ना कतर का सॉवरेंटी है। इनका सॉवरेंटी तब तक ये जब तक भारत इसको मानता है। जिस दिन भारत बोलेगा हम भी अटैक करेंगे, उस दिन तो कुछ नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान का कोई सॉवरेंटी तो नहीं है, जब मर्जी भारत अटैक करके चला जाता है। बांग्लादेश का सॉवरेंटी भारत ने थोड़ा बचा के रखा हुआ है, इज्जत उसकी। उसको मालूम है कि बंगाली लोग माइक पे ज्यादा बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के, तो इससे थोड़ा उनको चुप रहने के लिए नहीं करता है भारत एक्शन, नहीं तो बेचारों गला भी फट जाएगा। लेकिन जो टर्की है, टर्की तो हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। देखिए, अगर पाकिस्तान को देखें तो वहां भी वो कुछ ना कुछ करता रहता है। पीछे उनकी डील भी हुई थी। अब इधर बांग्लादेश में देखिए, जो ये सारे इनके
बैड एलिमेंट्स हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए टर्की जो है, टर्की को नेटो, अभी टर्की का जो डेवलपमेंट किया है ड्रोन्स पे, वो नेटो से भी ज्यादा है। तो नेटो के लोग ही टर्की को पसंद नहीं करते। और दूसरा टर्की के साथ क्या है कि वो, उसके पास कोई डोमेस्टिक इश्यूज नहीं है, क्योंकि उसने सब लोगों को मार दिया है, तो डोमेस्टिक कुछ है नहीं। और ऐसे देश जो होते हैं ये हमेशा, टर्की ने तो भारत के अंदर बहुत गड़बड़ी मचाई है मुसलमान के पीरियड में भी। तो टर्की का तो वो, दैट्स द वे दे हैव वर्कड इन द हिस्ट्री। और अगर आपको अच्छी तरह याद हो, मैं महाभारत से कनेक्ट कर सकता हूँ, तब भी पिटाई की थी इनकी भारत ने। तो ये हमेशा भारत से डरते हैं। इनके जिस दिन भारत पिटाई करेगा खुल के, उस दिन से ये चुप हो जाएंगे। 1914 में भारत ने पिटाई करी, 1942 में पिटाई करी, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 3 शिप भेज दिए तो डर गए। फिर से मुंह उठा रहे हैं, हम बांग्लादेश में करेंगे। अगर भारतीय एजेंसीज टर्की के अंदर कोई एक्शन करती है, टर्की के 25 टुकड़े होंगे। 25, मैं बता रहा हूं, हर प्रांत इसका अलग हो जाएगा। तो अर्दोगान को डरना चाहिए कि भाई यू जस्ट वेट, कि अगर भारत ने, पाकिस्तान तो 4 पार्ट में बटेगा, टर्की 25 से कम पार्ट में नहीं बटेगा। टर्की को कुर्दिश खा जाएंगे, टर्की को इजराइल खा जाएगा, टर्की को इथियोपिया खा जाएगा, टर्की को सऊदी अरेबिया खा जाएगा। तो टर्की का सही में टर्की बन जाएगा। तो इसलिए टर्की शुड थैंक इंडिया कि अभी तक इसने सोचा नहीं कुछ करने के लिए। वो तो 3 शिप से डर गए। बांग्लादेश में और गड्ढे में चाहोगे तो तुम्हारी पूरी ड्रेन की फैक्ट्रीज उड़ जाएंगी। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और भारत के साथ क्या है कि भारत हमेशा सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस लगाता है अपने ऊपर। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कभी भारत को सोचना चाहिए कि जब धर्म युद्ध की बात आती है तो अधर्म का नाश होना जरूरी है। और टर्की उस अधर्म को रिप्रेजेंट करता है। टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों। बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा है और सालों से मारा जा रहा है। और टर्की में वहां के शमन लोगों को मारा जा रहा है। और टर्की के जो वहां के जो मूल निवासी हैं, जो कि शिवजी के भक्त हैं सारे, वहां पे टेंग्रिज्म फॉलो किया जाता है शमन के द्वारा। टेंगरी का नाम ही शिवजी का है। उसके उनके जो इष्ट देव है पशुपतिनाथ है, एक्चुअली महाकाल। और वो लोग तो मानते हैं। इसलिए मैंने बोला कि भारत जिस दिन, भारतीय एजेंसीज का को निर्देश मिला कि भाई टर्की को बना दो तीतर, बन जाएगा। उसको बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, उसके लिए कुछ डरने की जरूरत नहीं वहां पे। क्योंकि अर्दोगान सिर्फ एक शहर पे राज करता है, अंकारा, उसके बाहर उसकी कोई पावर नहीं है। वहां से वो टर्किश फोर्सेस को कंट्रोल करता है। अगर कहीं से कोई बाहर की फोर्सेस, चाहे अर्मेनिया से चली जाए, चाहे सीरिया से चली जाए, या कुर्दिस्तान से चली जाए, तो उसका तो बंटवारा इतने टुकड़ों में हो गए, गिन नहीं पाएगा वो। 25 तो मैं बता रहा हूँ मिनिमम। एवरी डिस्ट्रिक्ट विल बी इंडिपेंडेंट, इतना अंदर है। क्योंकि वो फोर्स के थ्रू मेंटेन किया है कंट्री को उसने। वो कोई ऐसा नहीं किसी को टर्की में प्राइड है, नहीं। सब लोग चिढ़ते हैं टर्की से, क्योंकि उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो आर्मीनिया को बिलोंग करता है, ईरान को बिलोंग करता है। उसका वेस्टर्न पार्ट यूरोप को बिलोंग करता है। तो ग्रीस, साइप्रस ऑन द वेस्ट, आर्मीनिया ऑन द नॉर्थ, और जॉर्जिया, और ये सब लोग खा जाएंगे टर्की को। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। और रशिया उसको वॉच कर रहा है, क्योंकि उसने रशियन शिप पे अटैक किया था ब्लैक सी में। तो अर्दोगान को तो रशिया बार बार मैच सिखाते चलता है। तो रशिया ने उसके 4 शिप्स मार दिए। तो टर्की का ऐसा उबाला जाएगा, उसको पता नहीं है कुछ भी। वो तो भारतीय एजेंसी अभी ध्यान नहीं दे रही है उसके ऊपर। एंड ये जो स्मार्ट मूव कहें हम इसे, इथियोपिया जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और वहां पे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उन्होंने साइन किया ना इथियोपिया के साथ। और अब देखिए इजराइल ने सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। आगे इसके क्या देख पा रहे हैं आप, हमारे रिलेशनशिप?
देखिए क्या है कि भारत के रिलेशनशिप तो उस पूरे रीजन में अच्छे ही है। इथियोपिया तो हमको जरूरत था, क्योंकि इथियोपिया एक्चुअली उसका पुराना नाम नूबिया है, और नूबिया जो है उसका संबंध भारतीय कल्चर से ही आता है, गुजरात से है। वो फालतू में मुसलमान बन गए कन्वर्जन होके। मैं तो बोलता हूँ घर वापसी करें सबके सब इथियोपियंस, और वापस अपने हिंदू धर्म को, पालन तो हिंदू धर्म ही करते हैं, उनका कल्चर तो सारा हिंदू ही है। दिवाली वहां मनाई जाती थी, अब बंद हो गई है। होली मनाई जाती थी, वो बंद हो गई है। तो पूरा रीजन ही है भारत का एक्चुअली। बहुत सारे पार्ट, सोमालिया के, इथियोपिया के, सूडान के, इजिप्ट के, इनका संबंध तो भारत से ज्यादा है, अरबी से नहीं है। तो इथियोपिया का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है, इंप्रेसिव डेवलपमेंट है जो भी लास्ट फ्यू इयर्स में जो किया है उनके प्राइम प्रेसिडेंट ने। और वो तो स्वयं ड्राइव कर रहे थे मोदी जी को, देखा होगा आपने फोटोज में, खुद ही ड्राइव कर रहे जी। थे। तो इथियोपिया के साथ भारत ने सांस्कृतिक रिलेशंस को आगे लाया। इथियोपिया, जॉर्डन, ओमान, इन तीनों से सोमालीलैंड के विरुद्ध कुछ नहीं आएगा, बाय द वे, क्योंकि ये तीनों भारत के साथ है। जॉर्डन से नहीं आएगा। और अमेरिका को भी शक्ति दिख रही है भारत की, कि क्या चेस मूव है। मतलब अमेरिका खुजा रहे होंगे सिर जब प्रधानमंत्री इथियोपिया जा रहे थे, लेकिन इसराइल को मालूम था कि क्यों जा रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जैसे स्थापित किया उन्होंने, इसराइल ने डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि दिस वाज द कंडीशन, क्योंकि भारत को इथियोपिया के साथ ट्रीट करना है। इथियोपिया विल बिकम द गेटवे फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स इन अफ्रीका, क्योंकि स्टेबल कंट्री है और वहाँ के लोग थोड़ा एजुकेटेड लोग हैं। और एक इथियोपिया यहाँ से है और घाना वहां से है। घाना और तीसरा साउथ अफ्रीका, साउथ में नामीबिया, ये तीन कंट्रीज भारत का फोकस है। और ये तीनों कंट्रीज जो है मोर स्टेबल, पीसफुल, और यहाँ पे बिजनेस किया जा सकता है। बाकी सब जगह अमेरिकन यूरोपियन गेम्स चल रहे हैं। तो इजिप्ट का तो कोई, इजिप्ट तो इतनी गरीब कंट्री है। एक कायरो उनका सिटी है और दूसरा उनका अलेक्जेंड्रिया। आप सोच लीजिए महाराष्ट्र की इकोनॉमी बड़ी होगी इजिप्ट से, you know? और शायद मुंबई की इकोनॉमी, महाराष्ट्र छोड़ दी, सिर्फ मुंबई की इकोनॉमी बड़ी होगी। सो सो दीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, और भारत उनको इज्जत देता है। दे शुड बी वेरी थैंकफुल टू इंडिया कि आप उनको इज्जत देते हैं। नहीं तो उनको इज्जत वाली औकात भी नहीं है। भारत कैन ऑलवेज सेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र टू डील विद देम, है ना, उनका इतना ही औकात है। तो जैसे मैं तो बोलता हूँ बार बार कि अमेरिका से डील करने के लिए भारत को योगी आदित्यनाथ जी को भेजना चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफी वाइज उत्तर प्रदेश एंड अमेरिका आर द सेम। तो अगर इक्विवेलेंसी की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जाके मिलकर आए, है ना। शायद वो टाइम आएगा फ्यूचर में, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी तो वी आर लुकिंग एट कि ये जो भारत ने स्टेप्स लिया है, इससे इजराइल को फायदा बहुत होगा, इससे भारत को फायदा बहुत होगा, इससे इथियोपिया का फायदा बहुत होगा। भारत के बिजनेसमैन नाउ कैन यूज इथियोपिया एज ए वेयर हाउस टू सेंड गुड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अभी ये बहुत सैंक्शंस लगने वाले हैं 2026 में सबके ऊपर। अमेरिका जिस तरह नीचे जाएगा तो इट विल बी टफ टाइम। तो ये सारी रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि किस तरह हम लोग बिजनेस कर सके व्हेन द वेस्ट इज कोलैप्सिंग। और आदित्य जी, इजराइल के फैसले ने, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है इसमें मतलब बड़े गुस्सा है ना, तो अफ्रीका और अरब देश, ये क्यों इनको लग रहा है कि आने वाले समय में जो इजराइल की सरकार है, नेतन्याहू जो है, उनके लिए खतरा है, उनको कुछ रीजनल स्थिरता के लिए खतरा है, क्यों लग रहा है उनको ये? देखिए क्या है कि इजराइल को इसकी आदत पड़ चुकी है 1967 से। कोई फर्क नहीं पड़ता इजराइल को। उसको मालूम है कि सारे एक साथ आ भी जाए तब भी नहीं लड़ सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सैन्य शक्ति इज नंबर 1, उसके ऊपर होता है गुप्तचरी। गुप्तचरी नंबर 1 होती है किसी भी स्टेट का पावर, दूसरी सैन्य शक्ति, तीसरी होती है इकोनॉमिक्स, थर्ड, क्योंकि गुप्तचरी से और सैन्य शक्ति से आपका बिजनेस बनता है।
अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा और सैन्य शक्ति कम होगी तो लोग आपको लूट लेंगे। अगर सैन्य शक्ति पहले आप बढ़ाते हैं, एक्शंस लेते हैं, प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हैं, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर सैन्य शक्ति कम होगी तो लोग लूट लेंगे। ओके, तो भारत का स्ट्रेटेजी बिजनेस डिफेंस फर्स्ट है, इससे मुझे ऐसा लगता है, दिखता तो यही है कि इथियोपिया के साथ भी डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, साउथ अमेरिका में भी डिफेंस पार्टनरशिप। ओके, आपने देखा है गयाना के साथ, फिर ब्राजील के साथ, क्योंकि ब्राजील को डर है नॉर्थ अमेरिका से। सो तो हर जगह डिफेंस इज नंबर वन, दैट इज द राइट वे टू डू थिंग्स। पहले सेनाएं जाए, बाद में बिजनेस ग्रोथ होता है, पहले नहीं। पहले क्या होता था, हम लोग सोच रहे थे अरे जर्मनी का एग्जांपल देखो कि जर्मनी देखो कितना इकोनॉमिक ग्रोथ किया, देखो क्या हो रहा है जर्मनी में। 90% कंपनीज आर लीविंग जर्मनी फॉर यूएस, क्यों? सिक्योरिटी नहीं है। जापान का एग्जांपल देखो, अरे जापान का एग्जांपल आप लोग देखो भाई, जापान पिछले साल तक या 2 साल पहले तक अमेरिका का गुलाम था, अमेरिका को फंड करता था। आपने कभी जापानीज को जाके नहीं पूछा? ये जो हमारे फेक एनालिस्ट होते हैं ना, टीवी पे घूमते रहते हैं, इनको लगता था देखो इकोनॉमिक्स, स्पेशली कांग्रेस वाले, क्या देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। अब जाके जो प्रधानमंत्री आई है वो बोलती हैं, एक्चुअली शिंजो एबे ने शुरू किया था, जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का एक्सपेंडिचर $88 बिलियन है इस साल, दुनिया का तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर। उन्होंने भारत को भी पीछे छोड़ दिया वैसे। और नाउ आप देखिए चाइना कैसे थर थर कांप रहा है। अब बिकॉज नाउ दे सीइंग द मिलिट्री साइड, तो बिजनेस विल फ्लो बैक टू जापान। सेना का एक नया मिशन शुरू हुआ है, मेगा अपग्रेड प्लान। इसमें कई पुराने जो टैंक है उन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है, मतलब उसको डिजिटली अपग्रेड किया जा रहा है। अब ये टैंक जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी दिख रहे हैं, तो इसे क्या समझा जाए? देखिए बहुत पुराना प्रोग्राम है इंडिया का, T-72 का ऑपरेट करेगा प्रोग्राम, उसी को भीष्म बोलते हैं। तो वो बहुत पुराना प्रोग्राम है। अभी जो अवेलेबल किया जा रहा है वो क्या है, ड्रोन वॉरफेयर के लिए। कि अगर यूक्रेन से देखा, देखिए टैंक तो लोहे का ही बनता है, टैंक का नाम ही टैंक होता है। तो जी। टैंक का जो लोग बोलते थे टैंक का कोई यूज नहीं है, लेकिन अब लोगों को पता लग रहा है कि टैंक इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसकी फायर पावर, मूविंग फायर पावर, बड़ी गन होती है, किसी में 105 की होती है, किसी में 120 मिलीमीटर की होती है। एंड जो अभी जो किया जा रहा है अपग्रेड, वो किया जा रहा है ड्रोन वॉरफेयर के लिए, कि कोई ड्रोन फेंकेगा तो वी कैन टेक केयर ऑफ द ड्रोन्स। तो भारत तो ऑलरेडी नाउ टैंक में आत्मनिर्भर है। T-90 भीष्म में भी है भारत के पास, विच इज द लेटेस्ट वर्जन, और T-72 को भी, शायद उसको अजय बोलते हैं, उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। क्योंकि दोनों टैंक्स आर वेरी गुड टैंक्स, टैंक्स कभी खराब नहीं होते। इट्स जस्ट दैट कौन सा उनका सेंसर्स है वो सब अपग्रेड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में तो भारत का कोई बराबरी नहीं है दुनिया में। तो वो भी अपग्रेड किया जा रहा है, विच इज इन लाइन विद द मॉडर्न वॉरफेयर। और बांग्लादेश पे लगाने का, देखिए क्या है कि बांग्लादेश एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान के जैसा। अब पाकिस्तान की मदद लेके पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम बांग्लादेश शुरू करेंगे, तो भारत को, पाकिस्तानी को मालूम है पहले हम पाकिस्तान ठोकने वाले हैं, बांग्लादेश नहीं। बांग्लादेश पे शायद मिलिट्री एक्शन हो भी ना, ठोकेगा तो पाकिस्तान, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है, जैसे होता है ना चपत मार के निकल जाओ चटट। नहीं, वहां तो टैंक खड़े कर दिए, उसी से उनकी हवा निकल जाएगी, हवा खराब हो रही होगी, ये टैंक खड़े हो गए हैं, किस लिए हो गए हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि फेंसिंग तेज कर दें, थोड़ा सा अपर पार्ट ले लें बांग्लादेश का और चिटागोंग ले लें, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। क्योंकि ये देखिए क्या है कि शास्त्र बड़े क्लियर है, बोलते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य है सीमाएं बढ़ाना। अभी जो समय है वो है बाउंड्रीज चेंज करने का। अभी आप देख रहे हैं सोमाली लैंड बन गया, कुछ नहीं लगा उसमें, एक अनाउंसमेंट हुआ इजराइल से, हो गया। अभी यूएस उसको रिकॉग्नाइज कर देगा कल तक, और एक और देश ने ऑलरेडी कर दिया, इरिट्रिया ने शायद कर दिया होगा, पता नहीं किसी ने किया, एक और 2 देशों ने ऑलरेडी कर दिया, तीसरा भारत कर देगा, यूएस कर देगा, बन गया वो। तो ये अभी सीमा बदलने का समय है।
तो इसलिए मेरा तो ये आग्रह होगा कि इस समय को वेस्ट ना करें, ले लें जो पार्ट चाहिए बांग्लादेश का ऊपर का, और दूसरी से चिटागोंग कॉक्स बाजार को भी भारत में अंदर मिला लें, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। समुद्र का एक्सेस सॉल्व हो जाएगा ईस्टर्न स्टेट्स का, और दूसरा आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कर ले वो, बस कर दे उसको। और बांग्लादेश और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएंगे, ये लोग सीधा पीस की बात करेंगे। बिलीव मी, ढाका इज इन द विद इन द फायरिंग रेंज ऑफ इंडियन एयर डिफेंस मिसाइल्स। बिल्कुल उड़ ही नहीं पाएगा ढाका से, क्या करोगे? ओनली वन वे आउट इज बे ऑफ बंगाल में जाओ, वहां पे नेवी खड़ी हुई है, कहाँ जाओगे भाई? तो ये जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे यूनुस, ये लैंड लॉक्ड है भारत, अरे कितना बुरी तरह पिटोगे, सोचा है कभी दिमाग में? यूनुस का प्लेन उड़ नहीं पाएगा सिलेट। अभी जैसे ये आया था, तारिक रहमान आया, सिलेट में उतरा, किसकी परमिशन से उतरा? भारत की परमिशन से उतरा। तो आप तो उधर हेलीकॉप्टर उड़ाओ या मक्खी उड़ाओ, हमारे तो प्लेन्स, हमारे तो रडार समझ जाते हैं ना आप क्या उड़ा रहे हो, और कोई मूवमेंट आप करके दिखाओ। वो तो पूरा पाकिस्तान हमने कवर किया हुआ है, पाकिस्तान में भी प्लेन्स नहीं उड़ सकते, बांग्लादेश को तो छोड़ दीजिए। और अगर अमेरिका को बदमाशी करनी होगी तो डिएगो गार्सिया से हाथ धोएगा। सो भारत को भी बड़ा क्लियरली सोच लेना चाहिए कि भाई मिलिट्री सर्वोपरि, उसके बाद में हम बात करेंगे डिप्लोमेसी में। पहले तो गुप्तचर डिप्लोमेसी, तो गुप्तचर लोग तो हमारा अच्छा काम कर ही रहे, तो अब बचा मिलिट्री का। मिलिट्री डिक्लेयर कर दे, अभी तो बॉर्डर्स चेंज करने का समय है। इतिहास मोदी जी को गोल्डन शब्दों में लिखेगा। इतिहास वही रिमेंबर करेगा, पहला प्रधानमंत्री आया जिसने भारत की सीमाएं बढ़ाई। अभी तो बीजेपी के नाम पे बैड थिंग है, उन्होंने कुछ जमीन दी थी बांग्लादेश को 2023 कुछ साल पहले, इन्होंने भी जमीन दी थी, है ना। अब अगर मोदी जी कर दे, इट विल बी गोल्डन वर्ड फॉर हिम इन द हिस्ट्री। और लेट्स होप फॉर बेटर ना, क्योंकि अगर सोमालिया का नक्शा बदल सकते हैं, सोमाली लैंड हो गया, तो अपने पड़ोस के नक्शे बदलने में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी अड़चन आएगी, अगर वो मन बना लेंगे तो। अदिति जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे अपनी जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।